हाँ, नमस्ते पवन जी। नमस्कार। तो हम अपनी नागराज जी के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने 2 रिकॉर्डिंग कर ली है, ये तीसरी रिकॉर्डिंग है। उसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उस बात को। तो अब तक काफ़ी बात हमने करी, काफ़ी ऐसी जानकारी मिली जो मुझे थी नहीं नागराज जी के बारे में। और आपकी बात सुन के लगा कि ये तो और स्पष्ट हुआ कि आपका उनके साथ सानिध्य काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी गहरा रहा। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ ऐसे लोग जिनके प्रति आप बहुत कृतज्ञ हैं, उनमें से एक नागराज जी भी हैं। नागराज जी भी रहे और उनके दर्शन से आपको काफ़ी आपकी दृष्टि में और पैनापन आया, उनके सानिध्य से आपको बहुत लाभ हुआ। और आपकी बातों में ये बात झलक के भी अच्छे से आई मुझे लगता है। लेकिन अब मेरे जैसे व्यक्ति के सामने ये एक क्यूरियोसिटी रही है, काफ़ी टाइम से रही है कि इतना कुछ आपने उनसे सीखा, उनके साथ अच्छा समय बिताया, तो फिर जीवन विद्या का जो ये इनिशिएटिव हुआ, जिसमें शुरू में आप जुड़े भी, उससे फिर आप अलग थोड़े से हो गए। अ, इसके पीछे क्या कारण रहा आपका? अ, अब जब आप मुड़कर देखते हैं, तो क्यों ऐसा थोड़ा-सा अलग होना पड़ा आपको? आ, ये सही है। मैं ये मान लो कि 99 से लेके और 2007 तक 8-9 साल मैं करीब करीब पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित था इस पूरे दर्शन के प्रति। और नागराज जी के प्रति तो जो मेरे मन में सम्मान है वो तो उस समय जो शुरू हुआ वो तो आज तक है। पर मैंने थोड़ा सा दूरी बना ली 2007 के बाद। और उसके दो मोटे जो कैटेगरी इसके कारण हैं वो दो हैं। उसमें एक तो ये था कि जिस पर मैं ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो एक कारण ये था कि मुझे जो उसका जो अभियान वाला हिस्सा था, एक दर्शन का हिस्सा और एक अभियान का हिस्सा, अभियान वाले हिस्से से मुझे एक डिस्कम्फर्ट था। उसमें थोड़ा मैंने पहले भी रखी है ये बात कि जो प्रमुख लोग थे उनके बीच में और जो बाकी भी यंग लोग आ रहे थे उनमें हमको एक औपचारिकता बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी और संबंधों को लेके, और असलियत उससे अलग थी। ऐसा मुझे लगा, ऐसा लगा कि वो एक कृत्रिम दुनिया का एक दिखावा भी कर रहे हैं और एक कृत्रिम सी दुनिया उन्होंने बना ली है और ऑथेंटिसिटी उसमें कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत जेन्युइन लोग भी हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अभियान की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये थोड़ा सा कष्ट पहुंचाता था कि ये इतनी संबंधों की बात होती है और संबंध उसमें लगभग नदारद है या फिर बहुत औपचारिक किस्म के हैं। एक तो ये बात। दूसरी अभियान को लेके ये थी कि बहुत ज्यादा कुछ लोग उसमें सरकारों के साथ काम करने में उत्सुकता थी उनकी। मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार और बाद में दिल्ली की सरकार, और ये सरकारों के साथ बड़े रूप में काम करने का ये जो भूत सा सवार हो गया था। और मुझे ये सिस्टम के साथ इस तरह चिपक के काम करना मुझे कभी भी मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम लगते थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई मिनिस्टर को, कोई सेक्रेटरी को, किसी को उनके साथ बहुत परस्यू और पुश करना पड़ता है। और वो नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं वो शुरू शुरू में हाँ मिला करके उसको करते हैं। ये पूरा जो तामझाम है सिस्टम का, उसको मैनेज करना में जो भी शक्तियां लगती हैं वो मुझे लगा कि वो जाया जा रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और ये ऐसी चीज है जिसमें लोगों को खुद को स्वतः स्फूर्त ढंग से आके समझना चाहिए। हमको उनको जाकर पकड़ पकड़ के समझाने वाला ये जो क्रम है ये ठीक नहीं है।
ये जो चीज है, पूरा दर्शन है, इसके विपरीत है वो चीज। ये दर्शन ये कहता है कि जिस जो तैयार हो गया है इसके लिए, जिसमें उस तरह की पात्रता आ गई है, वो आए और समझे। और हम बिना उसको जांच किए किसी को भी ला करके उसमें शिविर में बैठाएं, ये क्रम मुझे ठीक नहीं लगा। उसमें तीसरी बात और थी कि जैसे कई जगह ट्रिपल आईआईटी में खास करके, जिसमें मैं काफी इन्वॉल्व था हैदराबाद में, जिसमें कि जीवन विद्या को एक तरह से थोपा गया सब स्टूडेंट्स के ऊपर कि आपको एक करना ही पड़ेगा, एक कोर्स, 2 कोर्स वगैरह वगैरह। और इसमें मुझे लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, और मान लीजिए आप इसमें सफल भी हो गए तो पहले तो मूल्य शिक्षा के नाम पे आप जो दे रहे हैं, ये तो इसको छोटा करना है, ये मूल्य शिक्षा नहीं है। मध्यस्थ दर्शन एक बड़ी चीज है और आप उसको मूल्य शिक्षा के नाम पे दे रहे हैं क्योंकि सिस्टम की ऐसी डिमांड है, उसी तरह से घुसा जा सकता है। और मूल्य शिक्षा को अलग से पढ़ाना मुझे कभी भी गवारा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा मूल्य तो शिक्षा में समाहित होने चाहिए, मूल्य तो जीवन में समाहित होने चाहिए। उनको अलग करने का मतलब है ठीक है ये तो मूल्य शिक्षा हो गई और बाकी जो शिक्षा है उसमें मूल्यों की कोई जगह नहीं है, ऐसा कुछ भाव जाता है। दूसरा, ये लोगों को आपने सिस्टम की कोई समझ नहीं देते हैं इन बच्चों को कि भाई व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, आधुनिकता क्या होती है। ये टेक्नोलॉजी भी एक तरह का सिस्टम है। और ये जिस जगह ये बच्चे ट्रिपल आईआईटी से ग्रेजुएशन करके 1 लाख 2 लाख 3 लाख की नौकरी लेने के लिए जिन संस्थाओं में, जिन इंस्टीट्यूट्स में लोग जाएंगे, नौकरी करेंगे, वो इंस्टीट्यूट्स ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं, इसके कोई टूल्स ही नहीं है इनके पास उसको एग्जामिन करने के लिए। और वो लोग उसी सिस्टम को, जो सिस्टम को हम लोग दिन रात जिसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसी सिस्टम को वो सर्व करते हैं ये इंस्टीट्यूट्स। और उसमें आप एक ईमानदार मूल्य चारित्रिक व्यक्ति को भेजेंगे एक बेईमान जगह, तो वो अपना काम तो ईमानदारी से करेगा, लेकिन वो ओवरऑल जो सिस्टम है उसी में वो हिस्सेदार बनेगा, तो इसकी उसको कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं दिखाई देगी। तो हम कर क्या रहे हैं? तो अगर हमको ये करना भी है तो कम से कम हम सिस्टम की समझ बच्चों को दें। उनको उनको ये बात तो समझ में आई कि हम ये मॉडर्निटी के सिस्टम, जिसको कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया है, और महात्मा गांधी का सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ, इसको इसको बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये आधुनिकता, ये मॉडर्निटी और इसके जो सिस्टम्स हैं वो कितने छली हैं, वो कितने भ्रम फैलाते हैं। वो जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत वो काम करते हैं। वो फ्रीडम की बात करते हैं और आदमी को परतंत्र बनाते हैं। ये बातों की समझ तो आप उनको देते नहीं है, और आप जीवन विद्या की समझ दे रहे हैं। तो मैं ये इसलिए मेरे को इससे एक तो दिक्कत थी ये अभियान वाले मामले से। परंतु जो मुख्य बात है दर्शन को लेकर, मैं इतना बताऊं कि जीवन विद्या में आने से पहले मैं ऑलरेडी धर्मपाल जी के बहुत नजदीक था, और धर्मपाल जी के मार्फत मैंने महात्मा गांधी को अच्छी तरह से समझा था, काफी कुछ पढ़ा था गांधी जी का। और मुझे उसमें, मैं बाकी बातें नहीं करूंगा, लेकिन उसमें एक बात समझ में आई, और धर्मपाल जी मुझे बार बार इस तरफ इशारा करते थे कि देखो, ये भारत के साधारण को ठीक से समझो। ये भारत का जो साधारण आदमी है, साधारण कोई एक व्यक्ति नहीं है, पर साधारण पना कहे, ये जो साधारण पना है हिंदुस्तान का, इसको ठीक से समझो और इसके प्रति सम्मान आना चाहिए तुम्हारे मन में, सम्मान पैदा होना चाहिए। ये लोग इस तरह का जीवन, जो गांधी जी भी हिंद स्वराज में कहते हैं और जगह कहते हैं कि भाई ये 1000 साल से जिस झोपड़ी में रह रहे हैं वही झोपड़ी में रह रहे हैं, जो हल चला रहे हैं वही हल चला रहे हैं, उनकी जीवन शैली में हजारों सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसको आधुनिक आदमी ये सोचता है कि ये लोग पिछड़े लोग हैं इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन गांधी जी डंके की चोट पे हिंद स्वराज में ये बात कहते हैं कि इन्होंने ये बदलाव नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि दूसरी तरफ का जो रास्ता है, जो जिसको हम आजकल विकास कहते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाला रास्ता है, प्रगति वाला रास्ता है, इस रास्ते में गड़बड़ ही गड़बड़ है।
ये रास्ता राक्षसी प्रवृत्ति को ही जन्म देगा। ये आधुनिक, दूसरे शब्दों में कहें तो ये आज जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, आधुनिकता की व्यवस्था में, उसी ओर ले जाएगा। इसलिए ये एक ऑलमोस्ट एन इन्फॉर्म चॉइस थी कि हमारे लोगों ने उसी तरह की जीवन शैली को अपनाना उचित समझा। तो धर्मपाल जी भी कहते थे कि देखो ये लोग ये गांव 500 साल का है, 300 साल का है, 1000 साल का है, और ये लोग सरवाइव किए हैं ना। आपकी जो जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं, ये तो 100-200 साल भी आप लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ये लोग हजारों सालों से सरवाइव कर रहे हैं। तो आप इनको मूर्ख मत समझिए, क्योंकि ये आपकी व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे हैं और इनको आपकी व्यवस्था समझ में नहीं आती है, इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि ये मूर्ख हैं। ये आपसे कहीं आगे हैं। ये जिस तरह से इन्होंने हजारों साल से सरवाइव किया है, इसलिए इनको जरूर ऐसी चीजें मालूम है, उनके ऊपर टिके हुए हैं, तभी ये सरवाइव कर रहे हैं। आपको देखना नहीं आता, आप देखना सीखिए। तो दोनों, धर्मपाल जी और महात्मा गांधी में मुझे ये बात दिखाई दी कि वो लोग साधारण का सम्मान करते हैं, साधारण को अलग दृष्टि से देखते हैं, और वो सम्मान है, वो पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड नहीं है। ये मैं एम्फेसिस से बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से लोग गांव के लोगों को, साधारण लोगों को एक पेट्रनाइजिंग दृष्टि से देखते हैं। लेफ्टिस्ट लोग उनको देखते हैं कि ये तो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, तो उनमें रोष भरना चाहते हैं, गुस्सा लाना चाहते हैं। वो उनको बेचारगी की दृष्टि से देखते हैं कि ये बेचारे हैं और ये वंचित हैं और ये शोषित हैं, और इनको हमको हमारे जैसा बनाना है, इसके लिए इनको तैयार करना है। तो वो दृष्टि, और एक ये जो पेट्रनाइजिंग दृष्टि होती है, या एग्जॉटिक एक दृष्टि होती है कि चलो भाई इन गांव के लोगों का नाच देखने चलते हैं और एक दिन जाकर के उनका मेले को देखेंगे, वो एक एग्जॉटिक तरह का एक वो होता है। धर्मपाल और गांधी की दृष्टि न एग्जॉटिक है, न पेट्रनाइजिंग है, और न ही गुस्से वाली है। उनको तो इनमें बहुत कुछ दिखाई देता है, इनमें सामर्थ्य दिखाई देता है, शक्ति दिखाई देती है, उनमें नैतिकता दिखाई देती है, उनमें बहुत सारे मूल्य दिखाई देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर इसी चीज को जरा ढंग से हम लोग फिर से इसमें शक्ति फूंक दें, तो ये देश क्या दुनिया खड़ी हो जाएगी, ऐसा धर्मपाल और गांधी को लगता है। तो ये बात मेरे दिमाग में थी, और जब मैंने यहां देखा जीवन विद्या के शिविरों में कि यहां तो जो एक काम होता, अच्छा पहले एक और चीज जोड़ दूं, ये जो सामान्य है, ये जो साधारण है, उसमें कटिंग अक्रॉस उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आप इसमें एक चीज कॉमन पाएंगे, ये पूरा का पूरा तबका, जो बहुत बड़ा तबका है, ये आस्थावान है। ये गंगा में डुबकी लगाता है आस्था की वजह से, ये तीर्थ यात्रा करता है आस्था की वजह से, ये नर्मदा की, मैंने सुना है नर्मदा की परिक्रमा हर क्षण, आज इस समय 50,000 लोग नर्मदा की परिक्रमा कर रहे होंगे अलग अलग स्थानों पर, और ये साल भर चलती है, लगातार चलती है। परिक्रमा में 3 साल 33 दिन और 13 ऐसा कुछ हिसाब है उसका, 3-3.25 साल के करीब लगता है पूरे यात्रा करने में नर्मदा की। 5,000 किलोमीटर एक तरफ और 5,000 किलोमीटर दूसरी तरफ। ये हर समय 50,000 लोग कर रहे होते हैं मिनिमम। घर बार छोड़ के वो परिक्रमा करते हैं, खाना पीना खुद का बनाते हैं, और उनको खाना पीना मिल जाता है, उनको चिंता नहीं करनी पड़ती कि ये खाना कौन देगा, कहाँ रहेंगे रात को। ये उस विश्वास और उस आस्था से चलते हैं कि हमको तो नर्मदा बंदिया हमारा देखेगी, और उनको मिल भी जाता है। वैसे ही गंगा की परिक्रमा होती है, मुझे पता नहीं था, पर गंगा की भी लोग परिक्रमा करते हैं, वैसे ही कृष्णा की करते हैं, कावेरी की करते हैं। तो हमारे यहाँ नदियों की, पर्वतों की परिक्रमा करना, और तीर्थों में जाना, गंगा में जाना, कुंभ में जाना, हजारों मेलों ठेलों में जाना, ये सब आस्था का मामला है। तो हमारा साधारण आदमी आस्थावान है, ये हम लोगों को पता चला। बहुत जो ये कॉमन है उसमें।
और ये चाहे कावड़ियों का ले लें, मतलब अब उसमें जो अब गुंडागर्दी होने लगी है, होने लगी, उसको हटाइए, तो बहुत पुरानी बात है। उसमें मुख्य बात है आस्था की। तो साधारण आदमी आस्थावान है। मॉडर्न आदमी भले ही वो मंदिर चला जाता हो, चर्च चला, उसकी आस्था जो है वो डगमगाई हुई सी है, बहुत हल्की सी आस्था है। हमारे साधारण की आस्था बहुत गहरी है, और उसको हम पढ़ा लिखा कर ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी आस्था बकवास है और तुम थोड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट के हो। जीवन विद्या करने वाला आदमी जो जीवन विद्या का शिविर कर लेता है, मैंने पाया उसकी भी आस्था जगमगा जाती है, वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का हो जाता है, क्योंकि आस्था पे भयंकर चोट होती है शिविरों में। ये उधर भी उसी को अंधविश्वास इत्यादि इत्यादि तरह से देखा जाता है। तो ये भले ही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यहाँ बात नहीं होती हो, पर रैशनैलिटी की बात भयंकर है। पूरा का पूरा जीवन विद्या, मध्यस्थ दर्शन में नहीं कहूंगा, पर जीवन विद्या पूरी तरह से रैशनल साइंस है, लॉजिक पे आधारित है। उससे मिलता विलता कुछ नहीं है। आपको अगर इसमें से कुछ मिलेगा तो वो तो लॉजिक के परे से ही मिलेगा। वो जो कल हम लोगों ने बात की थी अध्ययन की, अध्ययन से मिलेगा। एंड अध्ययन दैट इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द तर्क टू अनुभव। ये जो तर्क से अनुभव की यात्रा है, ये लॉजिक से नहीं होगी, इट हैज टू गो बियॉन्ड लॉजिक। बट उसमें जो रेंडरिंग होती है एक हफ्ते की, उसमें जो डिलीवरी होती है, और उसमें जो जो बैठता है पार्टिसिपेंट और उसको लगता है हाँ मेरे को कुछ मिला है, मुझे समझ में आया है, वो सारा लॉजिक और रीजनिंग वाला मामला होता है। तो ये लॉजिक और रीजनिंग जो उसकी होती है वो आस्था को डगमगा देती है। यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम था कि ये तो मॉडर्निटी से ज्यादा मेल खा रही है जीवन विद्या, रादर देन जो हमारा ट्रेडिशनल सोच है उससे इसका मेल नहीं बैठ रहा है पूरा। फिर बाद में जाकर के मेरे को एक चीज दिखाई देने लगी, जब मैं साधारण की आस्था का थोड़ा और गहराई से अध्ययन करने लगा, तो मैं बोला कि मेरे जैसा आदमी, और फिर मैं कंपेयर करता था कि मैं कहाँ, या मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी कैसा है एवरेज में, और ये जो आस्थावान साधारण हिंदुस्तान का आदमी है, एवरेज आदमी, ये कैसा है। और मैं पाता था कि नैतिक दृष्टि से वो हम लोगों से कहीं ज्यादा ऊंचा है। उसको जल्दी से झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है, लेकिन उसके लिए सच बोलना ज्यादा सहज है, झूठ बोलने में उसको थोड़ी हिचक होती है। हम पढ़े लिखे लोगों को, हम लोगों के लिए झूठ और सच की तो बाउंड्री ही धूमिल हो गई है। आप बायोडेटा उठा के देखिए आज के नौजवान लड़के लड़कियों का, उसमें तमाम झूठ लिखा रहता है, वो उसको झूठ ही नहीं मानते। मतलब अतिशयोक्ति करना, अपने को बेचना, मार्केटिंग करना इत्यादि इत्यादि, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, ये सब है क्या? अगर आप इसको ठीक से, मतलब रूथलेसली अगर इसको देखें, तो ये एक तरह का झूठ पढ़ाया जा रहा है कि आप जो हैं उससे बढ़ा चढ़ा करके आप अपने माल को बेचिए, आप जो हैं उससे बढ़ा चढ़ा कर अपने को बेचिए, आप लोगों के दिमाग में नीड्स और वांट की जो जो फर्क है उसको धूमिल करिए और हर वांट को नीड में परिवर्तित कीजिए, धोखा ही दीजिए ना, सीधी सी भाषा में अगर हम कहें तो हमारी पूरी आधुनिकता तो धोखेधड़ी पे टिकी है। और ये साधारण आदमी तो झूठ बोलने में हिचकिचाता है, जल्दी से नहीं बोला जाता उससे झूठ, जल्दी से उससे गलत काम नहीं होते, करता होगा, मजबूरी में करता होगा, लालच में आके करता होगा, लेकिन जितनी आसानी से हम पढ़े लिखे लोग फिसल जाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग झूठ बोल देते हैं, हम पढ़े लिखे लोग इतना कैलकुलेटिव होते हैं जब दूसरे की मदद करनी होती है, और ये लोग बहुत सहज रूप से अपने नेबर की, अपने दोस्त की, अपने मित्र की, रिश्तेदार की, तो वो बहुत कैलकुलेट नहीं करते उसमें मदद करते समय जितना हम लोग करते। तो मैंने पाया कि एवरेज पढ़ा लिखा आदमी और एवरेज ये जो साधारण है, इन दोनों में एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अ फार बेटर ह्यूमन बीइंग। उसमें अब मैं ये सोचा कि भाई मेरे में और उसमें फर्क क्या है? ठीक है पढ़ाई तो मैंने की, पर और क्या फर्क है? तो मैंने पाया कि मेरे में आस्था नहीं है और इसमें आस्था है। ये ईश्वर में किसी चीज में भरोसा करता है और उसकी वजह से इसकी नैतिकता टिकी हुई है। इसको लगता है मैं झूठ बोलूंगा तो वो गलत काम कर रहा हूं, वो गैर धार्मिक काम कर रहा हूं।
कोई भी गलत काम कर रहा हूं तो वो उसको धर्म से जोड़ता है। धर्म का मतलब आप जो लगाइए, उसके दिमाग में जो भी धर्म का मतलब है। हमारी गांव में एक महिला कहती थी, धर्मी की धर्मी की जड़ हरी हरी। अब उसका मतलब आप लगाइए कि क्या मतलब धर्मी हुआ? की जो जड़ होती है वो हरी होती है, वो सूखती नहीं है। माने वो अपनी नैतिकता पे खड़ी हुई है, वो धर्मी है। तो ये सब अपने मुहावरों में, कहावतों में ये बिखरा पड़ा है पूरी जगह। तो दे आर फेथफुल, दे आर फुल ऑफ फेथ, एंड दे आर फार बेटर ह्यूमन बीइंग्स. They live a moral life, more or less, and I'm not, or they don't wear morality on their sleeve. वो उसका झंडा लेके नहीं चलते जैसे हम लोग चलते हैं कि फ्रीडम की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे, ये हमारे आधुनिक मूल्यों की हम बात करेंगे और कैंडल लाइट निकाल के चलेंगे। ये सब नहीं करते, उनको जीते हैं ऐसे। और ये जो आधुनिक आदमी है, ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा, पर अपने जीवन में इसके मूल्यों को मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मतलब ढूंढना पड़ेगा आपको, मुश्किल है। तो फेथ वॉज दी टू मेरे को लगा फेथ इज द इशू। हम फेथ विहीन हो गए और वो फुल ऑफ फेथ है। दे आर फेथफुल एंड वी आर फेथलेस, एंड नाउ व्हाट डू आई डू? देन आई जस्ट सडनली स्ट्रक अप, मेरे को स्ट्राइक किया कि यार अनसर्टेनिटी इज समथिंग व्हिच इज ओमनी प्रेजेंट। अनिश्चितता, जिसका हम लोगों ने फिजिक्स में अध्ययन भी किया, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे लगा कि ये अनिश्चितता तो ओमनी प्रेजेंट है, हर समय, हर क्षण, हर जगह विद्यमान है। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मतलब उस इतनी छोटी सी रास्ते में, 1-1.5 फुट के रास्ते में, देयर कुड बी मेनी अ स्लिप। व्हाई? बिकॉज इट इज अनसर्टेन. So everything is uncertain. I'm talking to you and anything can happen at this moment. Every moment uncertainty lurks everywhere. And yet the modern man does not want to see it. He is completely rattled by uncertainty. He wants everything to be just so. And this ordinary person, ये जो साधारण आदमी है, ये uncertainty के साथ जीता है। वो बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो होता है मेरे हाथ में नहीं है होना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी जीवन होने में चलता है, हमारा जीवन करने में चलता है। तो जब मैंने अनिश्चितता को देखा और मैं बहुत उस पर कॉन्टेम्पलेट किया और मुझे ये दिखाई दी, और फिर मुझे दिखाई दिया कि दिस अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ अ लार्ज इनफाइनाइट रेल्म कॉल्ड अननोन। ये अज्ञात का हिस्सा है, और वो अज्ञात भी है। हालांकि मैं जानता नहीं हूं, तभी तो वो अज्ञात है, लेकिन वो है। और ये अनसर्टिनिटी उसी का एक सबसेट है। कि अगर मैं गणित की भाषा में बोलूं तो वो इनफाइनाइट सेट है, और उसमें से एक छोटा सा सबसेट है अनसर्टिनिटी। और जब हमारी कोई डिस्कवरी होती है, नई बात हमें पता चलती है, तो उसी अननोन के इनफाइनाइट रेल्म से एक छोटा मिनिस्कल हिस्सा हमको ज्ञात हो जाता है। दैट्स ऑल. All scientific discoveries, all technological inventions are part of that. That's how I saw it. And it made sense to me. And I said, Vidya has no space for it. इस दर्शन में इसकी जगह कहाँ है? तो फिर मैंने पाया कि एक शब्द नागराज जी ने कॉइन किया हुआ है, और ये सारा अननोन और अनिश्चितता को उसके अंदर बांध दिया, जैसे कोई जादूगर बांधता है। वो शब्द है नियति। तो दर्शन में आपको एक शब्द मिलेगा और इसके अलावा और कोई शब्द नहीं मिलेगा, वो शब्द है नियति। और ये वो एक छोटे से शब्द में पूरा अज्ञात का क्षेत्र, पूरा अनिश्चितता का क्षेत्र को उन्होंने उसमें समेट दिया। तो एक्सप्लेन हो गई सब चीजें, पर उस पर कोई बात नहीं होती है। तो जो सुनने वाला है वो इस भ्रम में रहता है कि एवरीथिंग इज सर्टेन।
but it is not so. Nothing is certain. So this was my major, मैंने इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने दिया, और ये कि मेरा प्रॉब्लम ये था कि अनसर्टेनिटी एंड अननोन हैव नॉट बीन recognized in Vidya, in recognition माने acknowledged in a robust manner, और उसकी वजह से आस्था को आपने ठेस पहुंचाई। और आस्था को अगर ठेस पहुंचाओगे तो ये आदमी टिकेगा कहाँ? ये आस्था विहीन आदमी क्या होगा? ये तो मॉडर्न आदमी तो राक्षस ही बनेगा फिर। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहेगा, वो अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो विचलित होगा, और यही हो रहा है आज। हर चीज को कंट्रोल, हर चीज पे नियंत्रण, हर चीज उसकी मर्जी से चलनी चाहिए। तो इसमें और विद्या में मैनिफेस्टेड लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं होगा। कोई एक आध लोग नागराज जी जैसे निकलेंगे जिनको दर्शन हो जाएगा उसका अल्टीमेट रियलिटी का, वो तो सब में तो संभव नहीं है ना, क्योंकि आप तो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं लोगों को। आप तो बैठे नहीं है एक जगह रमन महर्षि की तरह। रमन महर्षि कहीं नहीं गए, वो तो एक जगह बैठे थे, जिसको आना आओ, और वो तो कोई गारंटी नहीं लेते थे मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कोई को मिल जाता था। पर हम तो भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके, पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं। तो ये मेरा एक दूसरा जो दर्शन के लेवल पे ये एक बड़ा डिपार्चर था, और मेरे को इसका एक उसमें पहले ये भी बात होती थी कि ये शिविरों में जब मैं शुरू में गया, परंपरा की ऐसी उसकी धुनाई ये लोग करते थे। तो मैंने ये प्रश्न उठाया कि यार तुम लोग परंपरा की इतनी धुनाई करते हो, साइंस की धुनाई नहीं करते हो। ऐसे ही हिंदुस्तान का आदमी पिटा हुआ है, वो तो ऐसे ही साइंस से इनामर्ड है। उसने तो अपने को गया गुजरा माना हुआ है कि हमारे उसमें इतनी हीन भावना भरी हुई है, और तुम इसी चीज को और भी रीइंफोर्स कर रहे हो। तो जाकर के बाद में कुछ लोगों ने परंपरा को पीटना थोड़ा कम किया और साइंस को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू किया। बट दैट इज नॉट इनफ, because the issue is of faith. One, the issue is of recognition of uncertainty and the unknown. These are related. इसकी वहां बात नहीं होती। तो ये मेरा एक डिपार्चर का बड़ा कारण। तो एक्चुअली इसमें से दो बातें निकल रही हैं। एक तो ये कि मध्यस्थ दर्शन का जो थॉट है, जो विचार है, इससे पॉलिटिकल एक्शन क्या निकलेगा? तो जैसे हमारे मित्र लोग कहते हैं, इससे जो पॉलिटिकल एक्शन निकलता है वो ये निकलता है कि शिक्षा का मानवीकरण हो, ये काम करना चाहिए। और शिक्षा का मानवीकरण होगा मूल्य शिक्षा द्वारा। तो हम स्कूलों में जाएं, हम कॉलेजेस में जाएं और हम मूल्य शिक्षा की बात करें, और जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिले वहाँ मूल्य शिक्षा का कार्यक्रम शुरू करें। जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में स्कोप मिला, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूलों में स्कोप मिला, आजकल दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनमें इनको स्कोप मिल रहा है। तो ये एक तरह का एक दर्शन से एक एक्शन निकल रहा है कि हमको ये करना चाहिए, हमको शिक्षा का मानवीकरण करना चाहिए, इसलिए मूल्य शिक्षा की हमको बात करनी चाहिए। और जैसे मैं अपने मित्र लोगों से बात करता हूँ, उनका ये मानना होता है कि हम 100 लोगों तक बात पहुँचाएंगे तो कोई एक इंटरेस्टेड होगा अध्ययन करने के लिए, और जो काम है वो ये है कि धीरे धीरे लोगों का जो अध्ययन करता है उनका धीरे धीरे नंबर बढ़ाना है। एक शब्द मैंने सुना अपने दोस्तों के बीच में कि एक क्रिटिकल मास को लेके आना है कि वो लोग जो अध्ययन करें। तो एक तो ये सवाल बनता है कि इस दर्शन से क्या पॉलिटिकल एक्शन निकलता है। अगर मूल्य शिक्षा का पॉलिटिकल एक्शन ठीक नहीं है तो आपके विचार में क्या पॉलिटिकल एक्शन निकलता है? एक बात ये पूछने का मन है। दूसरा, जो आपने कहा कि हिंदुस्तान का आम जनसाधारण आस्था के साथ
पे टिका हुआ है, उसके बहुत सारा जो निर्णय है, सही गलत का जो भेद करता है, उसमें आस्था का एक रोल रहता है। एक तरह का एंकर है आस्था आज भी। अब ये बात भी सही है लेकिन कि पिछले 70 साल में जो हमारी जो एजुकेशन हुई है, जो हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर का जो प्रोपगेशन हुआ है समाज में, उसी ने ही आस्था को तोड़ दिया है। तो हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा वर्ग पहले से ही आस्था को या आस्था की जो शब्दावली है उससे चिढ़ता है, उससे भागता है। वो उसने कहीं न कहीं एक तर्क बेस्ड थिंकिंग को श्रेष्ठ थिंकिंग माना हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो भाषा हमको अपनानी होगी, वो तर्क बेस्ड भाषा ही अपनानी होगी। अगर हम आस्था की भाषा में बात करेंगे, तो लोग जुड़ेंगे नहीं हमसे, एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो और मुझे लगता है इसका एक ये हमको देखने में मिलता है कि जो अनपढ़ आदमी है, वो शायद इन शिविरों से कम जुड़ा है और जो पढ़ा लिखा आदमी और जो तर्क में सोचने विचारने का अभ्यास रखता है, वो इन शिविरों से ज़्यादा ज़्यादा जुड़ा है। ऐसा देखने में भी लगता है। इस पे आपको क्या कहना है? अरे देखिए, पॉलिटिकल एक्शन की जहां तक बात है, आज का दुनिया का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें तो कंप्लीट पोलराइजेशन है। जो सामयिक पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स के उसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो वो पॉलिटिक्स जो मानस बनाती है और सिविलाइजेशनल, जिसकी ग्राउंडिंग पे खड़ी होती है, और एक वो पॉलिटिक्स जो ये सत्ता वाली राजनीति जो चल रही है पूरी दुनिया में। सत्ता वाली राजनीति में अभी कुछ मेरा अपना मानना है, कुछ रखा नहीं है और कंप्लीट पोलराइजेशन है। या आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं, और कोई तीसरी स्पेस कहीं है नहीं। और वो बहुत ही उसका कोई और मकसद नहीं है। कहने को जो भी कहा जाए, उसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है और कोई उसमें मकसद ही नहीं है। बाकी चीजें सिर्फ उसमें यूज की जाती है पावर में आने के लिए। उससे उससे कोई अच्छा कहीं कुछ हो रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा कहीं बाय डिफॉल्ट हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन डायरेक्टली जो हो रहा है उसका तो प्रभाव गड़बड़ी पड़ रहा है। तो मैं तो उस पॉलिटिक्स में मुझे ना कोई होप है और ना मुझे कोई इंटरेस्ट रह गया है। था कोई जमाने में, अब नहीं रह गया। इसमें जीवन विद्या में मुझे नहीं लगता कि जो लोग लगे हैं, मेरा 8-10 साल का अनुभव उसके बाद भी, कि ना तो उन लोगों को कोई पॉलिटिकल समझ भी नहीं है। मतलब उसमें जो लोग लगे हैं वो तो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ज्यादा हैं, और थोड़े जो अपने आप को सोचने समझने वाला मानते हैं वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर ये बातें मैं जब से 98-99 जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से सुनते ही आ रहा हूँ कि हाँ वो क्रिटिकल मास होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, और फिर एक ऐसा आएगा कि एकदम फैल जाएगा। लेकिन वो बात पुरानी हो गई, उसमें से कुछ निकला नहीं है। और ये एक जीवन विद्या में एक रोग है कि ये हम लोग कभी भी रिव्यू नहीं करते, हम आगे देखते जाते हैं। ये भी एक मॉडर्निटी का रोग है कि पीछे नहीं देखना है, आगे ही आगे देखते जाओ। ये आधुनिकता का रोग होता है। तो इसमें कभी भी मैंने आज तक बैठ करके अपनी जो आज तक मैंने किया, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 2 साल में, उसको जरा रिव्यू कर लूं, ये कभी होता नहीं है। तो वो गलतियां दोहराई चली जाती है। आपने छत्तीसगढ़ में किया, आप भूल गए, फिर आपने मध्य प्रदेश में किया, उसको भूल गए, आपने गुजरात में किया, उसको भूल गए, आपने महाराष्ट्र में किया, उसको भूल गए। क्या नतीजा निकला? कभी बैठ के रिव्यू किया उसका? नहीं किया। अब दिल्ली में कर रहे हैं। तो जहां आपको स्पेस मिल जाती है आप करने लगते हैं, दाएं बाएं कर खूब उछलते हैं। फिर वहां पे स्पेस क्यों स्पेस मिलती है? कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई सेक्रेटरी आपको वो स्पेस दे देता है। अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने वो स्पेस दी हुई है। वो स्पेस खत्म हो जाएगी तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा।
तो बेसिकली पीछे मुड़ के ये लोग देखते नहीं है, रिव्यू करते नहीं है, इनको ये हमेशा आगे ही आगे देखते हैं। ठीक, वो इसमें से कुछ निकलता है मुझे नहीं लगता। पॉलिटिक्स की कोई समझ है ऐसा मुझे नहीं लगता, और लंबी पॉलिटिक्स की इसलिए मुझे इसमें उम्मीद नहीं है। ठीक, कोई जमाने में ये नहीं है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पूरे दर्शन में सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग इज जीरो। मतलब वो अपने को पास से जोड़ते ही नहीं है, कॉन्शियसली नहीं जोड़ते हैं, हाँ, कॉन्शियसली नहीं जोड़ते हैं। जुड़े तो हैं, कोई भी चीज हवा में नहीं तैरती है, हर चीज का संबंध विगत से होता है। मानव शरीर का, मेरे शरीर का संबंध मेरे बाप के शरीर से और माँ के शरीर से है। मेरे बचपन में मैंने क्या खाया पिया कैसे रहा उससे है। वैसे ही मैं जो सोचता हूँ उसका भी असर मेरा संबंध मेरे पास से है। कैसा भी हो सकता है मैं पास्ट से रिएक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं पास्ट की से जैसा पास्ट है उसका बहुत अनुकूल प्रभाव मेरे पे पड़ा हो, प्रतिकूल पड़ा हो, अनुकूल पड़ा हो, लेकिन असर पड़ा है। आप पास्ट से जुदा नहीं हो, आप पास्ट से सेपरेट नहीं हो। चाहे वो लोग सामूहिक बड़े स्तर पे आप देखिए या इंडिविजुअल स्तर पे देखिए, ये जब रिकॉग्नाइज नहीं करते इसका मतलब वो संबंध नहीं रहता, ऐसा नहीं है। लेकिन न रिकॉग्नाइज करने की वजह से आप बहुत कुछ खो देते हो। आप बहुत कुछ जो आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जिसपे आप बिल्ड कर सकते हो, आपके जहन में ही नहीं है वो बात। तो दे डोंट हैव अ सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग। मैं एक या दो लोगों को छोड़ के, पर वो भी क्योंकि विद्या में उसकी स्पेस नहीं है, इसलिए वो लोग पर्सनली उनको ये समझ होते हुए भी वो इसका समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, इस दर्शन के साथ उसका समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। और आज के दुनिया जहां खड़ी है, जहां पे वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज कैसे हमारा विकास हो, इसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है। ये जिस तरह का विकास दुनिया में हो रहा है, या जिस तरह का विकास हर देश, हर क्षेत्र चाहता है, उस विकास में पोल्यूशन असंभावी है, धरती का गर्म होना असंभावी है, ग्लोबल वार्मिंग असंभावी है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन असंभावी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जिस तरफ चल चुके हैं उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे उसमें। तो ये पूरी व्यवस्था जिस तरह जहां हम खड़े हैं इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आपको डेवलपमेंट चाहिए, आप पोल्यूशन भी लीजिए। आपको डेवलपमेंट चाहिए, आप ग्लोबल वार्मिंग से आप उसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, वो भी होगा। फिर आप अगर इस तरह का डेवलपमेंट चाहेंगे तो अमीर गरीब की गैर बराबरी बढ़ने वाली है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आंदोलन करते रहिए, नहीं खत्म होने वाली। आप इस तरह का करेंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। आप इस तरह करेंगे तो आपकी सॉइल की कंडीशन खराब होने वाली है। मतलब कोई भी नदियों की हालत खराब, आप चिल्लाते रहिए कि ये सरकार ने ऐसा कर दिया, उस सरकार ने ऐसा कर। ये सरकार का मामला ही नहीं है, ये व्यवस्था का मामला है, जिस व्यवस्था को हमने चुना है। तो देयर इज दिस वॉर इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स के पिलर वॉर का व्यापार है। और जब ये वॉर का जो धंधा है, पूरा इक्विपमेंट्स का धंधा है, हथियारों का धंधा है, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ आप शांति चाहते हैं। और वही लोग शांति, यूएन में शांति की बात होती है, और उस यूएन में जो लोग जो सदस्य बैठे हैं वही हथियार बना रहे हैं, और उन्हीं के गुर्गे हथियार बना रहे हैं, और वो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हथियार। ये पूरी दुनिया को दिख रहा है ना, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और कोई देखना नहीं चाहता। तो वी आर लिविंग, देयर इज नथिंग। आंख बंद कर लीजिए और चलते रहिए, आंख खोल के देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि हो क्या रहा है। ये कोरोना पे हम लोगों को बात करनी चाहिए, हो क्या रहा है, इट्स अ बिग होक्स, तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब पॉलिटिक्स को आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का
पॉलिटिक्स तो ये होनी चाहिए कि भाई ऐसी पॉलिटिक्स खड़ी करो कि दुनिया वाकई शांतिपूर्वक एक साधारण आदमी सहज जीवन जी सके। मैं अगर एक साधारण आदमी हूं और मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूं और मैं आराम से एक अच्छी सुंदर जिंदगी जीना चाहता हूं, आज के जीवन में ये मेरे को बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यह आसान नहीं है। यही कलयुग है। शायद सतयुग वो होता होगा जहां एक साधारण सीधा आदमी एक सहज सुंदर जीवन जीना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान है। और कलयुग वो है जहां ऐसा ही करने के लिए आपको बहुत कश्मकश करनी पड़ेगी, आसान नहीं जीने देगी, व्यवस्था नहीं जीने देगी आपको। वो है, ये कलयुग वो है। तो पॉलिटिक्स तो ये होनी चाहिए जो आपको कलयुग से सतयुग तक ले जाने का प्रयास करे, उसके लिए वो कंडीशंस पैदा करे, उसके लिए वैसा दिमाग बनाए आदमी का। ये आदमी का दिमाग खराब किया है ना हमने 200 साल में, 250 साल में। ये दिमाग को आप कैसे ठीक करेंगे, इसकी पॉलिटिक्स खड़ा कीजिए। इसकी पॉलिटिक्स सिर्फ मैकेनिकल तरीके से या ये ऐसे नहीं होगी। उसकी ग्राउंडिंग हैज टू बी सिविलाइजेशनल। उसकी ग्राउंडिंग में आपको फेथ को जगह देनी पड़ेगी। उसकी ग्राउंडिंग में आपको अननोन और अनिश्चितता की आपको रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट होना पड़ेगा, और उसकी वजह से सचमुच की विनम्रता आपको लानी पड़ेगी इस दिमाग में। मॉडर्न पढ़े लिखा जितना अहंकारी है आज के दिन, आई एम टॉकिंग ऑफ द कलेक्टिव माइंड, नॉट ऑफ द इंडिविजुअल माइंड हियर। जितना एरोगेंट आज का पढ़ा लिखा दिमाग है, उतना कभी दुनिया में नहीं रहा होगा। उसको तो लगता है कि हम पता नहीं क्या चीज है, इतना उसका, क्योंकि उसकी जैसे जैसे फेथ खत्म होगा वैसे वैसे अहंकार बढ़ेगा। अहंकार और कुछ नहीं है, मूर्खता है। जब आप अहंकार में आते हैं कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, साइंस जो चाहे वो कर सकता है, इसका जो अहंकार होता है वो इसका जो अहंकार होता है वो आपसे खराब से खराब काम करा देता है। आप रुकते ही नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ अपनी नजर से दिखाई देता है। मेरे लिए ये दुनिया मेरे लिए है, मेरे लिए है मतलब मैं जो चाहूं मैं करूं, और इसलिए जो चाहूं मैं करूं उसका मतलब मैं इसको नियंत्रित करूं। चाहे वो पेड़ पौधा हो या पहाड़ हो या नदी हो या नाला हो या चिड़िया हो या पक्षी हो या मिनरल्स हो या हवा हो या पानी हो, कुछ भी हो, सब कुछ मेरे लिए है, मेरी सुविधा के लिए, मेरे लिए। ये अहंकार, और मैं कर सकता हूं, ये अंधविश्वास, मैं इसको अंधविश्वास कह रहा हूं, ये सुपरस्टिशन में अहंकारी आदमी जीता है। दिस इज मॉडर्निटी। The politics, the new politics will have to challenge this, and that grounding will come from your civilization understanding। कि भाई देखो, इतिहास को भी देखो अपने में झांक कर, और देखो तुम कोई नए नहीं हो, पहले भी हुआ है, बहुत बहुत कुछ हुआ है, उससे कुछ सीखो, समझ में आए, देखो ये चीजों को, सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। ये जो कर्ता भाव का अहंकार है, अल्टीमेटली दिस नीड्स टू बी चैलेंज्ड। ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स में आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इसको कन्वे करेंगे, वो अलग सवाल होते हैं। पहले समझ के इस लेवल पे तो बात हो। तो देयर इज नो स्कोप इन जीवन विद्या। आई एम सॉरी, जीवन विद्या इज, आई मीन मेरे हिसाब से तो जीवन विद्या का समय पूरा हो गया। मतलब उसमें जो बाबा ने कुछ बातें, फंडामेंटल जो बातें की है, वो तो देखिए जिसने समझा है, मेरे जैसे भी छोटे मोटे आदमी ने समझा है, वो तो उसका हिस्सा हो गया। लेकिन इसमें कोई ये तो सेक्ट बन के रह गया है, और ये सेक्ट भी कोई बहुत बड़ा सेक्ट नहीं बना है। इससे बड़े बड़े सेक्ट है ना। इस्लाम इज अ सेक्ट, राइट? क्रिश्चियनिटी इज अ सेक्ट, बड़े बड़े सेक्ट हुए हैं। बुद्धिज्म भी एक सेक्ट बन गया है, ये तो उसके कहीं नजदीक भी नहीं है। तो सेक्ट, पहले बात तो सेक्ट बन गया है, और वो सेक्ट भी छोटा मोटा सेक्ट बन गया है। इसमें से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मुझे नहीं है। हाँ, कोई इंडिविजुअल को कोई बात पकड़ में आ गई और वो फिर उसको अगले 20 साल में, 30 साल में, 200 साल में उसका कुछ प्रस्फुटन हो जाए, वो हम
I have not found a single person in the entire crowd who has any understanding of politics. हाँ, ये तो देखने में आता है कि पूर्व से या इतिहास से कोई खास जुड़ाव नहीं है, और ये एक माना हुआ है कि कुछ इतिहास में कुछ देखने लायक है भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ होता देखने लायक तो वो एक फॉर्मूला सा है कि अगर कुछ होता तो उसकी परंपरा बनती, क्योंकि परंपरा नहीं बनी समझदारी की, तो इसलिए इतिहास में कुछ देखने लायक है नहीं। और शायद इसलिए जो भी हमारे जो सांस्कृतिक तरीके रहे हैं, जो सांस्कृतिक भाषा रही है, उससे हमारा कुछ जुड़ाव दिखता नहीं है हमारे मित्रों का। ये तो बात दिखती है। इसमें अब एक्चुअली ये बात भी मन में पूछने को है कि नागराज जी से तो कई तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने आप को अभियान में जोड़ा, अभियान का हिस्सा बने, अभियान में अपना एफर्ट लगाया। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो अभियान से नहीं जुड़े, लेकिन उन्होंने नागराज जी की बात की वैल्यू को समझा और उनकी बात को समझने की चेष्टा करी, लेकिन अभियान से नहीं जुड़े। उनके अपने निर्णय रहे कि नहीं, हम अपना कुछ और करेंगे। तो अब जब नागराज जी नहीं रहे, तो उनकी उनकी जो बात है वो एक तरीके से नहीं, लेकिन कई अलग अलग तरीकों से आगे लोग ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरीके का एक लेगेसी बनेगी, अलग अलग तरह की लेगेसीज बनेंगी। जैसे हम महात्मा गांधी को देखते हैं, महात्मा गांधी के बाद महात्मा गांधी की ऐसे नहीं कि वो एक लेगेसी बनी, लोगों ने महात्मा गांधी की बात अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से आगे ले गए। तो नागराज जी के जाने के बाद उनकी जो लेगेसीज प्लूरल जो आगे चलेंगी, उसमें आप कैसे देखते हैं कि एक ही लेगेसी बनेगी या अलग अलग बनेंगी? उसमें आपको कुछ अभियान के अलावा कुछ और उसमें आपको कुछ इनिशिएटिव की देखिए, जानकारी? ऑलरेडी आप देख सकते हैं, बट लेट व्हाई आई डोंट नो व्हाई वी शुड गो इनटू दैट एनीवे। आई मीन यू कैन सी देयर आर 4 or 5 सेंटर्स। नहीं, मैं उनको उनको अभियान का ही अम्ब्रेला दे रहा हूँ। 4 और 5 सेंटर्स हाँ अभियान को आगे ले जा रहे हैं। हाँ, तो अब कोई खास उसमें मतलब पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ हो एक स्केल के स्तर पे तो नहीं हुआ है। सोच के स्तर पे कि इसमें से कुछ और नया निकल जाए, तो मुझे सिर्फ एक जगह कुछ संभावना दिख रही है। वो भी मैं एक जगह शायद ये संभव हो, कुछ काम वहां इस तरह का हो रहा है। They've opened themselves into studying the past, into looking at other philosophies and trying to see connections. ऐसा मेरा एक अंदाजा है कि कानपुर में कुछ इस तरह की बात हो रही है, and I welcome that kind of a thing. Otherwise, that even that intellectual prowess is missing. मतलब वो काबिलियत, वो कुव्वत भी नहीं है और जगह, मुझे लगता है वहां ये दिख रहा है। जो सबसे बड़ी बात विद्या की मेरा टेक अवे फ्रॉम नागराज जी इज कि देयर इज समथिंग, अस्तित्व में सत्य है और उस सत्य को हर आदमी देख सकता है। उसके लिए कोई स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ह्यूमन हैं, अब अगर आप मानव हैं, तो ये फैकल्टी आपके अंदर विद्यमान है कि आप सत्य को देख सकें जो अस्तित्व में है और उस सत्य को पहचान सकें। पूरे को ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर उसके ग्लिम्प्स आपको मिल सकते हैं। और फिर अगर आपको वो दिखता है तो ये डॉट्स की तरह वो कनेक्ट भी होता है।
कि एक सत्य दिखाई दिया एक कोने में, दूसरा सत्य दिखाई दिया दूसरे कोने में, और एक समय के बाद ये दोनों सत्य के बीच के अंतर संबंध दिखाई देने लगते हैं। पेड़ है और पानी है, और पानी की सत्यता आपको दिख रही है। पानी की सत्यता जब मैं कहता हूं तो पानी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं धीरे 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 करके आपको दिखाई देते हैं, उसके जितने भी गुण हैं धीरे 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 करके आपको दिखाई दे सकते हैं। और आपको पेड़ के साथ भी ऐसा होता है, और आपको एक समय आता है जब आपको पेड़ और पानी के बीच के अंतर संबंध दिखाई देता है। तो ये अलग अलग दो सच्चाइयां पहले दिखाई दी, पेड़ की सच्चाई, पानी की सच्चाई, लेकिन फिर आपके इनके बीच के अंतर संबंध की सच्चाई भी दिखाई दे गई। तो ये खुलने लगता है। जैसे बुद्ध कहा करते थे कि हर चीज से अंतर संबंधित है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। एक जब पूरा संसार हिलता है, कंपन होता है, तो एक एक पत्ते में कंपन होता है, लेकिन जब एक पत्ता हिलता है तो भी पूरा संसार हिलता है। So it is all interrelated, interconnected. ये इंटरकनेक्शन, इंटररिलेटेडनेस, ये भारतीय परंपरा का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है। इसको हम लोग, हमारे और आपके जैसे साधारण लोग भी बीच बीच में कुछ चीजों के बीच में अंतर संबंध हम देख लेते हैं जो अपरेंटली अनकनेक्टेड दिखाई देते हैं। जैसे बादल और बारिश का होना तो कनेक्टेड रियलिटीज है, लेकिन बादल और पक्षी का मूवमेंट, या बादल और कहीं एक तितली का कुछ कंपन कर देना, इसका रिलेशनशिप भी आपको जो पहले नहीं दिखाई देता था हो सकता है दिखाई दे जाए। तो बहुत सारी चीजें संसार में जो अलग अलग खंडों में पड़ी रहती हैं, उसके बीच के ध्यान देते हैं। वो जब सारे खुल जाते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी चला गया है। हाँ, कुछ हो गया सॉरी, था। बीच में हाँ वीडियो और आवाज चली गई थी। हाँ हाँ आप क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि चीजों के बीच के अंतर संबंध का जो है ही, लेकिन हम लोगों में ये एक एबिलिटी है मानव में कि उन अंतर संबंध उसको दिख सकते हैं और दिखते हैं। सारे के सारे नहीं दिखते हो, सारे के सारे कि इट्स ऑल वन, वो कुछ लोगों को दिखाई दे जाते हैं। वो सदियों में एक या दो लोगों को दिखाई देते होंगे, लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे साधारण लोगों को भी कुछ अंतर संबंध तो दिखाई देते ही हैं, और हर 2-4 दिन में कुछ नए कनेक्शंस बैठते हैं दिमाग में। दे आर लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। एक डॉट अलग दिखाई दे रहा था, दूसरा डॉट अलग दिखाई दे रहा था, उसकी कुछ सच्चाई दिखाई दे रही थी, इसकी कुछ सच्चाई दिखाई दे रही, और अचानक ये दोनों के बीच का संबंध भी दिखाई दे गया। एक नई सच्चाई आपके सामने प्रकट हुई, रिवील हुई। ये होता रहता है। So I am saying what Nagaraji's biggest contribution is that he has shown us this way of looking. अभी तक ये समझ होती है ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की कि हमको पढ़ करके, किताब पढ़ करके, इत्यादि इत्यादि, ये सब करके ही हमको सच्चाई का पता चलेगा। नागराज जी का जो पूरा तरीका है, ध्यान आकर्षण विधि, उससे हमको और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि हम खुद, हम, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव बीन गिवन दैट फैकल्टी टू बी एबल टू सी थिंग्स ऑन आवर ओन। Of course the other can help, of course a guru can help, of course a book can help, of course something else can help, but it's not that without that you can't know. You also, because you are a human being, you have that inherent capability
and capacity to be able to see. And ये जब दिखता है तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है. You are absolutely sure this is so. Whether about yourself as a human being or about the rest of the nature, existence. There are elements when you see them, you know this is exactly so. This is so. And this is my reality. When I'm saying my reality, I'm not saying that I like Rasgulla or Jalebi. That I'm not talking of that reality, because I may like Rasgulla today and may not like Rasgulla tomorrow. I'm talking of something which is unchanging, which is always so. So we have that ability to see, and this is what I have got out of Jivan or Madhyas Darshan from Nagaraj ji. ठीक है. तो नागराज जी के बारे में जैसा आपने पिछले दो रिकॉर्डिंग से और इस बार ही बताया, उनके बारे में सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि उनका कोई सिविलाइजेशन का सेंस नहीं था. ऐसा लगता है कि उनका सेंस था सिविलाइजेशन का. उनका सांस्कृतिक तौर तरीकों से जुड़ाव था, उनके प्रति अवेयरनेस थी. और शायद ऐसे कुछ लोग रहे होंगे उनके जीवन में जिनको वो इम्पोर्टेंट लोग मानते होंगे, जिनके कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंट मानते होंगे कि इस आदमी का कंट्रीब्यूशन इस सिविलाइजेशन में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है. ऐसा कुछ आपसे कभी उनकी बात हुई क्या? कभी वो कहते हो कि इस आदमी की बात को सीख लेना चाहिए, इस आदमी ने जो कहा है वो ठीक है? क्योंकि इतिहास से जुड़ने का एक तरीका ये भी होता है कि जो पहले लोग रहे अच्छे, जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उसका एक्नॉलेजमेंट और उस अपने बात को उसकी बात से जोड़कर आगे बढ़ा के देखना. ऐसा कुछ नागराज जी कभी कहते थे क्या? नहीं, ऐसा मुझे, जैसा तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तो मैं ना में ही दूंगा, लेकिन वो ये बात जरूर वो कहते थे बहुत बार कि हमारे शास्त्रों से मैं ऐसे पूरा एक ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्र, ऐसे चीजों को निकाल सकता हूं और ये पूरा दर्शन उसके थ्रू एक्सप्लेन हो सकता है. ये जो मैं नई भाषा दे रहा हूं, इसकी जगह मैं वहां से गीता से या ईशोपनिषद से या फला से निकाल करके और 150 या 200 ऐसे श्लोकों से ये पूरी हम रेंडरिंग उनके मार्फत कर सकते हैं. उनका इंटरप्रिटेशन जीवन विद्या को उनके थ्रू इंटरप्रेट करके बताया जा सकता है, लेकिन वैसा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे और कुछ भी हो सकता है. इसलिए बिल्कुल नए तरीके से हम रेंडर कर रहे हैं. उसमें अब इसको मैंने ज्यादा प्रोब नहीं किया उनके साथ, लेकिन ये मैं उनसे ये पूछना चाहिए था कि जो आदमी ने वो बोला है, मान लो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो वचन कहा गया उसके पीछे का आशय वही था क्या जो आप कहना चाह रहे हैं? ये मैंने पूछा नहीं उनसे, क्योंकि मुझे ये पूछना ठीक नहीं लगा. कोई दूसरे की बात को दूसरे आदमी से पूछना कि वो क्या कह रहे हैं, ये मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है. आप इनसे यही पूछ सकते हैं आपका क्या अर्थ है, पर वो जो दूसरे की बात हम ला रहे हैं वो उसका क्या अर्थ था, तीसरे आदमी से पूछा जाए, ये तो ठीक नहीं लगता. इसलिए मैंने कभी पूछा. लेकिन मुझे बहुत बार विद्या को सुनते हुए लगा कि ये बातें पहली बार तो नहीं हो रही है.
अभी भी लगता है बहुत बार कई चीजों को जब कहीं पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, अरे ये तो विद्या में भी कहा गया और ये यहाँ भी कहा जा रहा है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज उसमें है जो पहले नहीं कही गई हो। हाँ, जिस तरह से उन्होंने उसको रखा है, और इसका कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने इधर से उधर से करके कोई खिचड़ी बनाई है, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है नागराज जी का ये अपना ओरिजिनल उस सेंस में है कि उनको रिवील हुआ है ये, वो पहले से रहा हो, लेकिन उन्होंने वहां से नहीं लिया, उनको तो रिवील हुआ है। और ये हमारे तुम्हारे साथ भी होता है, हमको बहुत चीजें समझ में आती हैं और फिर बाद में हमको लगता है ये तो किसी ने पहले से ये बात कही हुई है, पर जब हमने जो समझी उधर से नहीं समझी, हमको खुद ही समझ में आई। ये होता है हमारे साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर ज्ञान है तो है ना, हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, पर ज्ञान तो है। हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञान तो है, वो तो उपलब्ध है। हम जब इट्स लाइक यू नो, मेरे मेरे घर में अंधेरा है, चाबी पड़ी हुई है कहीं घर में, मुझे नहीं दिख रही है वो चाबी, पर है, और खोजता हूं तो कभी मिल जाती है, पर वो चाबी तो हमेशा से थी, अभी मुझे दिख गई। ठीक है, तो नागराज जी पे चर्चा को यहाँ रोकते हैं, या कुछ और अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए नहीं, हमको। ठीक है। but he was a great man, you know, मतलब there's no doubt about it, in many different ways. I think that we people around him were too self-absorbed to explore him fully. मतलब एक हमारे पास एक निधि थी, अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, और वो आदमी बोलता था मुझे पूछो पूछो पूछो, आई एम रेडी। बट वी वेर सो नैरो माइंडेड, ऑल ऑफ अस, दैट हम एक छोटे से दायरे में ही उनसे पूछते रहे। We could have got so much out of him. I think we missed the opportunity. उसका कारण क्या है कि मतलब हमारी सोचने की ट्रेनिंग ऐसी थी, या हाँ, partly that, partly too much of self-absorption. हम लोग सब अपने में सेल्फ अब्जॉर्ब। ये जो नया आदमी है, मॉडर्न आदमी, ये उसका भी एक ट्रेट है, वो बहुत सेल्फ अब्जॉर्ब है। और उनके पास तो जो तुम अभियान की बात कर रहे हो, ये लोगों की जो जितने भी लोग थे, तो सब मॉडर्न लोग थे ना। हम लोग सब पढ़े लिखे, साइंस टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट टाइप के लोग थे, और जो नहीं थे वो बेचारे हम लोगों से दब गए। हमने नहीं दबाया, लेकिन दब गए थोड़े से, क्योंकि वो भी तो इनामर्ड हो गए, अरे भाई ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो आईआईटी के लोग हैं, ये है वो है, फालतू की बातें, लेकिन उसमें वो ऐसा ही चलता है। ठीक है मोहन जी, तो अभी हमको 1 घंटे से ऊपर हो गया। हाँ, अच्छी बात रही नागराज जी पे, मुझे तो काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करने को मिला इसमें। तो अभी इस रिकॉर्डिंग को यहाँ रोक देते हैं। रोक देते हैं।